Assalamu alaikum. Myself Mohammed Sabir, and today we will discuss the intro of microbiology. So let's start from the objectives. At the end of this presentation, the learner will be able to define microbiology and explain the importance of the microbiology in the nursing profession, discuss the contributions of the scientist in the field of microbiology, distinguish between eukaryotic and prokaryotic cell, enlist the basic nutritional requirements of the microorganisms. So ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं माइक्रोबायोलॉजी के जो लेक्चर के जो हम आज कवर करेंगे इंशाल्लाह. सो माइक्रोबायोलॉजी actually the micro word means small, bio means life, and logos means study. So the microbiology is the study of microorganisms or the microbes, a diverse group of the general minute simple life forms that include the bacteria, archaea, algae, fungi, protozoa, and the viruses. The field is concerned with the structure, function, and classification such as organisms and the with ways of both exploiting and controlling their activities. Now असल में माइक्रोबायोलॉजी जो होता है बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी की जो डेफिनेशन जो है वो बेसिकली उसकी माइक्रोबायोलॉजी के वर्ड से निकलती है. माइक्रो का मतलब स्मॉल, बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी. बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी हम स्टडी करते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जिनको हम अपनी आँख से देख नहीं सकते. ठीक है, तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं बेसिकली आपके वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, जो भी माइन्यूट पार्टिकल्स या माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम अपने आँख से नहीं देख सकते, उनकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. सो द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हेल्प्स अ नर्स इन एवरी फील्ड ऑफ द हेल्थ केयर. कैसे? अब माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली नर्सिंग में हम पढ़ क्यों रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और वो हेल्प कैसे करती है हमारी हेल्थ फील्ड में. जैसे कि इट हेल्प टू नो अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन. जब हम माइक्रोबायोलॉजी स्टडी करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि एक जरासीम किसी और जगह पे कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है, कैसे ट्रैवल हो सकता है, तो वो हम माइक्रोबायोलॉजी में बेसिकली पढ़ते हैं. इसके अलावा नॉलेज ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी वुड हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिजीज़ एंड द पेशेंट. इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी से कि ये जो बीमारी हुई है उसमें कौन सा माइक्रोब इन्वॉल्व है और कौन से जरासीम की वजह से ये बीमारी फैल रही है, ये भी हमें स्टडी माइक्रोबायोलॉजी के ज़रिए पता चलती है. इसके अलावा a nurse must know procedures used to create and maintain a sterile field in the hospital. अब स्टरलाइजेशन भी मेंटेन रखनी होती है नर्स ने, तो माइक्रोबायोलॉजी उसमें भी हेल्प आउट करती है कि आपने किस तरह से अपने हॉस्पिटल की स्टरलाइजेशन मेंटेन रखनी है. इसके अलावा द प्रिंसिपल ऑफ द एसेप्सिस आर आल्सो बेस्ड ऑन द माइक्रोबायोलॉजी. अब जो भी एसेप्सिस टेक्निक्स होती हैं उनके बेसिकली जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर बेस्ड होते हैं. इसके अलावा द नर्स मस्ट रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रॉपर कलेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन टू बी सेंट फॉर द बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन टू ऑब्टेन द एक्यूरेट रिजल्ट्स. अब इसके अलावा जो भी आप पेशेंट का सैंपल लेते हैं उसको लेने के लिए एक टेक्निक्स होती हैं, आपको टेक्निक्स का पता होना चाहिए. ऐसा ना हो कि आप जो ब्लड सैंपल ले रहे हैं उसको कंटामिनेटेड कर, इसकी वजह से हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं. इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हैंड वॉशिंग विच हेल्प इन रिड्यूसिंग द सर्जिकल इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज़ इन द हॉस्पिटल्स. सबसे मेन अहम जो होता है हमेशा कि जब भी आप एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के पास जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसके बाद फ़ौरन अपने हैंड सैनिटाइज़ करें, हैंड वॉश करें, ताकि आप इन्फेक्शन ट्रांसमिशन ना कर सकें किसी एक मरीज़ से किसी दूसरे मरीज़ तक. तो इसी की वजह से हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं. ये सारी माइक्रोबायोलॉजी की एक इम्पोर्टेंस हैं कि हम नर्सिंग प्रोफेशन में माइक्रोबायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं. उसके अलावा द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी. अब माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन जो साइंटिस्ट हैं हम उनको देखेंगे. एंटोनी वैन लेeuwenhoek, born October 24, 1632, Netherlands, and died August 26, 1723. So he using his handcraft
microscopes. He was the first to see the described single cell organisms, which he originally referred to as animalcules and which we know refer to as a microorganisms. अब जो एंटोनी या फिर एवी लेनवेन हुक फर्स्ट साइंटिस्ट था जिन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से जो बनाई हुई माइक्रोस्कोप से ऑर्गेनिजम्स हैं, जो माइक्रो एनिमल्स हैं, उनको उन्होंने स्टडी किया और बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, माइक्रो एनिमल्स भी होते हैं जो कि सिंगल सेल के ऊपर मुश्तमिल हैं। फ्रांसिस्को रेडी 18 फरवरी 1626, 1 March 1697. He is referred to as a founder of experimental biology and as a father of modern parasitology because he was the first person to change the theory of the spontaneous generation by demonstrating that maggots come from egg of flies. अब जो फ्रांसिस्को रेडी है, फ्रांसिस्को रेडी ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने मैगट्स थ्योरी को चेंज किया था कि जो मैगट्स होते हैं बेसिकली वो खुद से नहीं बनते, खुद से नहीं आते। ये एक पिक्चर है जिसमें उन्होंने स्टडी में करके एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि अगर आप किसी भी कंटेनर को ओपन रखते हैं और उसमें मीट गोश्त रखते हैं तो क्या होता है, फ्लाइज आती हैं, फ्लाइज के बाद जो एग्स होते हैं वो मैगट्स बनते हैं। अगर कंटेनर फुली क्लोज्ड है तो वहाँ पे फ्लाइज नहीं आएंगी और मैगट्स भी नहीं बनेंगे। जार को कपड़े के साथ क्लोज किया और ऊपर फ्लाइज आई और वहाँ पे ही मैगट्स बनना शुरू हुए। तो उन्होंने बताया कि गोश्त में मैगट्स तो नहीं बने क्योंकि फ्लाइज जो है ना गोश्त के ऊपर नहीं आई, मगर जब कपड़े के ऊपर आई थी तो वहाँ पे मैगट्स बने थे। इट मीन कि जो मैगट्स हैं वो बेसिकली फ्लाइज के एग से ही आता है। तो ये इन्होंने थ्योरी को चेंज किया था। नाउ Louis Pasteur, born the December 27, 1822 in France, and he died September 28, 1895. Now, he is the father of immunology and discovered the microorganisms, cause fermentations and the disease, and organized and originated the process of the pasteurization, saved the beer, wine, and silk industries in the France, and developed the vaccine against the anthrax and rabies. So क्योंकि इन्होंने प्रोसीजर बताया था कि पेस्चराइजेशन किस तरीके से करते हैं और इसके अलावा जो मेन इनके अलावा इन्होंने वैक्सीन भी बनाई थी जो कि एंथ्रैक्स एंड रेबीज़ के नाम से जानी जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रॉबर्ट हुक। नाउ ही वाज द born December 1843 and died at 27 May 1910. So he discovered the anthrax disease cycle in 1876 and the bacteria responsible for the tuberculosis in 1882 and the cholera in 1883. For his discoveries in regard to the tuberculosis, he received the Nobel Prize for the medicine in 1905. रॉबर्ट कुक जो था इनकी भी बड़ी अचीवमेंट थी मेडिसिन में क्योंकि उन्होंने जो है ना बताया था कि जो ट्यूबरकुलोसिस होती है बेसिकली वो बैक्टीरिया की वजह से होती है और कॉलरा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म था जो बैक्टीरिया था जो कॉलरा के डिजीज़ के में इन्वॉल्व था, उन्होंने उनका भी बताया। इसके अलावा उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी लिया था 1905 में। तो ये थे कंट्रीब्यूशंस द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में। अब हम पढ़ते हैं द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। नाउ द यूकैरियोटिक सेल। So eukaryotic cells consist of the membrane bound organelles and they belong the taxa Eukaryota. All the species of the large complex organisms are the eukaryotics, include animals, plants and the fungi, and the most species of the protist microorganisms. This is the structure of the eukaryotic cell. अब जो eukaryotic cell होता है उसमें जो भी होते हैं न्यूक्लियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ट्रू ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस होती है। डिफरेंसेस हम आगे जाके क्लियरली बताएंगे डिफरेंसेस में होते क्या हैं। और यूकैरियोटिक जो होता है वो है
animal and plant cells. ठीक है, this is the picture of the eukaryotic cell. Now the prokaryotic cell, prokaryot means before nucleus in the Greek, and they includes all the cells which lack nucleus, and other membranes, bonds, organelles, mycoplasma, virus, bacteria, and the cyanobacteria are the blue, green algae are the prokaryotes. सो प्रोकैरियोट्स का मतलब ये होता है कि जिसमें न्यूक्लियस या तो ना हो या तो उनमें न्यूक्लियस बाउंड्री ना हो, जिसे हम फॉल्स न्यूक्लियस भी कहते हैं. तो बेसिकली ये जो होते हैं ये बैक्टीरिया भी होते हैं, वायरसेस भी होते हैं, माइक्रोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू एल्गी वगैरह जितने भी माइक्रोब्स हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के होते हैं और वो सिंगल सेल्ड होते हैं. नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल. नाउ here is the difference between eukaryotic cell and the prokaryotic cell. Now the nucleus is present in eukaryotic cell and the absent is in prokaryotic cell. Now the number of chromosomes more than one in the eukaryotic cell and one but not two chromosome. So it's also called the plasmids. So this is present in prokaryotic cells. Now the cell type. Here is the eukaryotic cell is usually multicellular and the prokaryotic cell usually unicellular. Some cyanobacteria may be multicellular, but most of the cells are the unicellular. Now the best example, now the eukaryotic cell example, animal and plant cell, and the prokaryotic cell is the bacteria and archaea. Now the microtubules is present in the eukaryotic cell and the absent are the rare in the prokaryotic cells. And when we talk about mitochondria is present in the eukaryotic cell and absent in prokaryotic cell. Golgi apparatus is present in eukaryotic cell and absent in prokaryotic cell. Vacuoles is present in the eukaryotic cell and vacuole is present in both prokaryotic and eukaryotic cells. So remember this table which differentiate from the prokaryotic and eukaryotic. So इस टेबल को आप याद रखें जो कि क्लियर लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रोकैरियोटिक में मौजूद होती हैं और यूकैरियोटिक में नहीं होती हैं, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स. Now the nutritional requirements of the microorganisms. बेसिकली व्हाट इज़ न्यूट्रिशन. अगर हम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कौन कौन सी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उसमें बेसिकली न्यूट्रिशन होती क्या है. अब न्यूट्रिशन इज़ द सब्सटेंस यूज इन बायोसिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड फॉर द ऑल लिविंग थिंग्स. अब न्यूट्रिशन सब्सटेंस जो है बेसिकली वो बायोसिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जो कि हर जानदार के लिए ज़रूरी होते हैं. सो bacteria like all living cells required energy and nutrition to build proteins and structure membranes and drive biochemical processes. अब बैक्टीरिया के लिए भी जो है ना एनर्जी ज़रूरी होती है न्यूट्रिशन से, उसके भी प्रोटीन्स एंड स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन को बनाने के लिए उसको भी सिंथेसिस प्रोसेस से गुजरना होता है, जिसकी वजह से उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है. इसके अलावा बैक्टीरिया रिक्वायर्ड द सोर्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड द लार्ज नंबर ऑफ द अदर मॉलिक्यूल्स. ये मॉलिक्यूल्स भी बैक्टीरिया को ज़रूरत, इन मॉलिक्यूल्स की भी बैक्टीरिया को ज़रूरत पड़ती है. इसके अलावा कार्बन, नाइट्रोजन एंड वाटर आर यूज इन हाईएस्ट क्वांटिटीज़. These are the reference of my lecture. So thank you so much.